हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय 11th क्लास का जो है रसायन विज्ञान। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा? तो रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ठीक है, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे द्रव्य का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें द्रव्य के जो है वो मुख्य रूप से जो है वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तथा जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है, रासायनिक, ठीक है, संयोग के ठीक है नियम। ठीक, तो देखिए होता क्या है, इसको बोलते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें जो है पहला है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। उसके बाद चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और पांचवा है गैलुसैक का नियम। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो देखिए होता क्या है यहाँ पे, देखिए कोई यह जो नियम है वो किसने दिया था? तो एक रशियन वैज्ञानिक एमवी लोमोनोसाव ने दिया था। ठीक है, एमवी लोमोनोसाव। ठीक है, लोमोनोसाव। ठीक, और ये किस सन में दिया था? तो ये 1756 में दिया था। ठीक है, ये 1756 में, यानी 1756 में ये दिया था। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारकों और उत्पाद दोनों का जो मास होता है वो क्या होता है? माने अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान है वो क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के पूर्व ठीक है, अभिकारक का ठीक है द्रव्यमान बटे बराबर हो जाएगा अभिक्रिया के बाद, ठीक है, उत्पाद का द्रव्यमान। लिख सकते हैं उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि HCl है और प्लस में NaOH है। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करके और क्या बना रहे हैं? NaCl और प्लस में बना रहे हैं H2O। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 आधान। क्लोरीन का कितना होता है? तो 35.5 होता है। ठीक है, और इसका हो जाता है सोडियम का 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और इसका कितना होता है? 1। ठीक है, तो 16 1 17 हो जाएगा, और 7 3 10, यानी यहाँ पे हो जाएगा 40, और इसका हो जाएगा 36.5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो हो जाएगा वो सोडियम का 23 प्लस में
कितना हो जाएगा क्लोरीन का, तो 35.5। ऐसे ही इसमें हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, मैंने जो कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। आप प्लस में कितना हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा, ठीक है, 58.5, ठीक है। अर्थात इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 8 8 कितना हो जाएगा 16 और 5 1 कितना हो जाएगा 6 1 7, ठीक है, 76.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसका देख लें तो कितना हो जाएगा 40 और 36 कितना हो जाएगा 76.5 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है इसमें अभिक्रिया करने से पहले जो भी अभिकारक हैं उनका द्रव्यमान 76.5 है और अभिक्रिया होने के बाद जो उत्पाद बना है वो भी क्या है, उनका भी जो द्रव्यमान है वो 76.5 है, ठीक है। अर्थात यह जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। यानी कोई भी अभिक्रिया, ठीक है, जो जिसमें अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद यदि पदार्थों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतः पालन करती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि इस जो है नियम का प्रतिपादन किसने किया था, एम.वी. लोमोनोसाव ने, और किस सन में किया था, तो 1756 में। और यह जो नियम है वो ये बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद, ठीक है, पदार्थों का जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यानी जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब के सब क्या होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो देखिए इसमें होता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो फ्रेंच के वैज्ञानिक, ठीक है, इसमें कौन दिया था, J.L. प्राउस्ट, ठीक है, J और L, ठीक है, प्राउस्ट, P-R-O-U-S-T, प्राउस्ट दिया थे। और ये कितना दिए थे किस सन में, तो 1797 में। अब आ जाते हैं कि यह नियम है क्या, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है, कोई भी यौगिक है उसमें जितने भी तत्व हैं उन तत्वों की जो भारात्मक अनुपात है वो क्या रहते हैं, स्थिर रहता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए हों, चाहे वो किसी विधि से प्राप्त किए गए हों, तो उनका जो अनुपात है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। जैसे मान लीजिए CO2 है, ठीक है, तो CO2 में देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसका कह दें कि भारानुपात, तो कार्बन का भार कितना होता है 12 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। 16 गुणे कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये हो गया 12 और ये हो गया कितना 32, ठीक है, 32। अब हम आते हैं तो इसमें 4 से अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 4 बटे 32, अर्थात जो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है भारानुसार 3 संबंधे 8 के अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात 3:8 के रेशियो में क्या मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन। और ये चाहे कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी विधि के द्वारा बनाइए, चाहे किसी भी स्रोत से इसको प्राप्त कीजिए, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो भारानुपात है वो कितना होना चाहिए कि 3 संबंधे 8 के अनुपात में, या तत्वानुपाती अगर होना चाहिए तो 1 संबंधे 2 के अनुपात में। वैसे ही अगर हम बात कर देते हैं जल की,
तो जल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, तत्वानुपात, तो 2 संबंधी क्या होगा, 1 हो जाएगा। या अगर भारानुपात कह दिया जाए तो हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 16। अर्थात अगर हम 2 से काट देते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। यानी जल का भारानुपात कितना हो जाएगा, 1 संबंधी 8 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हम कोई भी यौगिक है तो उसमें जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उन तत्वों का अनुपात क्या रहता है, स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्रोत से प्राप्त किए गए हों, चाहे वह किसी भी विधि के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, तो ये जे.एल. प्राउड्स ने कहा था। और जैसे मान लीजिए आपका और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जैसे अगर ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो जो तत्वानुपात है वो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में, क्या, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस अनुपात में है, तो 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में। ठीक है, या कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, चाहे वो अकार्बनिक, जैसे मान लीजिए हमेशा सोडियम क्लोराइड अगर ले लिया जाए NaCl, तो इसमें भी सोडियम का क्लोरीन का जो अनुपात है वो निश्चित होगा। या अगर मान लीजिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन का, सल्फर का और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अनुपात है वो क्या रहेगा, एक निश्चित रहेगा। ठीक है, अर्थात दुनिया का कोई भी यौगिक हो, दुनिया का कोई भी जो है क्या बोलते हैं पदार्थ हो, ठीक है, जिसमें अगर कह दिया जाए कि जिसमें तो जितने भी अवयवी कण हैं उनके जो अनुपात है अगर स्थिर है तो वह जो है स्थिर अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, आ जाते हैं, देखिए गुणित अनुपात का नियम, तो तीसरा हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल, ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए, तो इसमें ये होता है कि हाँ, इसको कौन दिया था, तो इसको दिया था डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने दिया था, और ये किस सन में दिए थे, तो इसका जो सन है वो 1803 में। ठीक है, मैंने इस नियम का जो प्रतिपादन है वो कौन किया था, तो डाल्टन ने, और इसकी सन में तो 1803 में। तो यह नियम क्या कहता है, ठीक है, कि देखिए अगर कोई भी 2 तत्व है, ठीक है, और वो परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो उनमें एक तत्व का निश्चित भार किसी दूसरे तत्व के अलग अलग भार से जुड़ करके अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, जो इसका जो होगा, जो दूसरे यौगिक का, दूसरे तत्व का जो अलग अलग भार होगा वो किस रूप में होगा, गुणित अनुपात के रूप में होगा। ठीक है, जैसे अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दोनों मिल करके 2 यौगिक बनाते हैं, कौन सा, तो एक बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर दें तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12 ग्राम और इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे भी कार्बन एक ही है तो इसमें कितना हो जाएगा कार्बन का 12 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इसमें 16 गुणे क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 का 1 गुना है जबकि ये 16 का 2 गुना है। ठीक है, माना ऑक्सीजन 2 गुना है, तो अर्थात ये कह सकते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों जो है ये 2 तत्वों से मिलकर बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन का जो भार है वो निश्चित है जबकि ऑक्सीजन का जो भार है वो गुणित अनुपात के रूप में है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं एक और जो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि NO हुआ,
NO2 हुआ और NO3 हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक और बनाता है यौगिक, जैसे मान लीजिए N2O हुआ या N2O3 हुआ, या नहीं N2O2 भी बनाता है, N2O2, N2O3 और एक होता है N2O5, ठीक है। ये चीज़ तो देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, ठीक है, परमाणु भार, और इसका कितना होता है 16 होता है। चूंकि एक ऑक्सीजन है तो इसको हम किससे करेंगे 1 से। वहीं पे नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन कितना 16, गुणे चूंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसमें 2 कर देंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना 14 और यहाँ पे प्लस में अगर हम कर दें ऑक्सीजन का कितना तो 16, गुणे 3 है तो 3 कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन 3 गुना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गुना है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 1 गुना है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 16 ग्राम, 16 गुणे 1 है। उसी प्रकार इसमें भी 2 नाइट्रोजन है तो इसमें कितना हो जाएगा 28, जबकि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 16 गुणे 2, इसमें हो जाएगा कितना 28 और इसमें हो जाएगा 16 गुणे 3, ठीक है। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 28 और इसमें हो जाएगा 16 गुणे कितना 5, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर N2O की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 1 गुना है, जबकि N2O2 में अगर हम बात कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन 2 गुना है, जबकि N2O3 में ऑक्सीजन 3 गुना है, जबकि N2O5 में ऑक्सीजन जो है वो 5 गुना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो किस रूप में है गुणित रूप में है, ठीक है। अर्थात ऐसा मतलब समूह या ऐसा क्या कहते हैं ग्रुप जिसमें कम से कम 2 तत्व जो है वो मिल करके और वो अलग अलग यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यदि एक यौगिक का निश्चित भार दूसरे यौगिक के अलग अलग भार से जुड़ रहा है तो दूसरे यौगिक का जो भार होगा वो गुणित अनुपात के रूप में होगा, यानी मल्टीपल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो तब यह जो यौगिक है या यह जो समूह है वो किस नियम का पालन कर रहा है गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि गुणित अनुपात के नियम में क्या देखा कि यदि कोई भी 2 यौगिक है 2 तत्व है और वो दोनों मिलके अलग अलग अनुपात में अलग अलग यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक जो तत्व है उसका जो भार है वो गुणित रूप में जुड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। व्युत्क्रम अनुपात का चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक। इसमें क्या होता है कि यह जो है जेबी रिक्टर ने दिया था, ये जो है कौन दिए थे जेबी रिक्टर, ठीक है, ये रिक्टर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और ये जो है सन 1792 में दिया गया था, ठीक है, 1792 में। आप देख सकते हैं सन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो हमारे बुक में दिया था वो 1792 दिया था, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया, ठीक है, कि जिस भारानुपात में कोई 2 तत्व, ठीक है, अलग अलग किसी तीसरे तत्व से जुड़ते हैं उसी अनुपात में आपस में भी क्या होंगे जुड़ेंगे या एक सरल गुणक के रूप में जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि A है और B है, ठीक है, जिस अनुपात में C से जुड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा A2C और ये हो जाएगा B2C,
मतलब कोई भी दो तत्व है, ठीक है, और जिस भारानुपात में किसी तीसरे तत्व C से जिस अनुपात में जुड़ रहे हैं, ठीक उसी अनुपात में आपस में भी जुड़ेंगे। अर्थात इनका जो अनुपात होगा या तो होगा A2B या होगा B2A, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तब अगर ऐसा है तो वह क्या है, वो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस भारानुपात में कोई भी दो तत्व किसी तीसरे तत्व से जुड़ते हैं, ठीक उसी भारानुपात में या किसी सरल गुणक में आपस में भी क्या होंगे, जुड़ेंगे, ठीक है, ये नियम कहता है। ये कौन बताया था, तो JB रिक्टर ने और 1792 में। देखिए तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, अगर हम बात कर दें H2O H2S, ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ S है, O है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि O किस रूप में जुड़ता है, तो हाइड्रोजन से जुड़ेगा H2O में। क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे दो, ठीक वही अगर ये भी बात कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, ये इस अनुपात में जुड़ गया सब दोनों। जैसे ये अकेले जुड़ रहा है, ये भी अकेले जुड़ रहा है, लेकिन दो हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो इसका दो होना चाहिए, क्या, या तो होना चाहिए O2S या होना चाहिए SO2, ठीक है। तो जिसमें से हमें SO2 यौगिक ज्ञात है, अर्थात O2S नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास क्या मिलेंगे, तीन यौगिक मिलेंगे। कौन सा, एक तो H2S, दूसरा H2O और तीसरा SO2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन भी दो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है यानी H2O बना रहा है, इधर सल्फर भी दो हाइड्रोजन से जुड़ रहा है यानी H2S बना रहा है। ठीक उसी प्रकार इधर भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो SO2 माने एक सल्फर और दो ऑक्सीजन, या दो सल्फर एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है, लेकिन वैसा कोई यौगिक अभी तक खोज हुआ नहीं है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जो खोज हुआ है उसको हम लोग मान्य कर लेंगे, अर्थात SO2 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से आते हैं, जैसे एक और एग्जांपल हम लोग अगर ले सकते हैं इसमें, ठीक है, तो कौन सा ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माने O है, C है, ठीक है, और एक हो जाएगा S, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, CO से जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा, CO2, ठीक है, और उसी प्रकार इसको अगर मान लीजिए SO से जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा SO2, तो ये आपस में भी क्या जुड़ेगा, या तो ये जुड़ेगा S2C या जुड़ेगा SC2, क्या जुड़ेगा SC2, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है कंपाउंड जो है देखा गया है, ठीक है, SC2, जबकि ये वाला जो कंपाउंड है वो नहीं देखा गया है, अर्थात यहाँ पर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और ये वाला जो कंपाउंड है उसको मान्य कर देंगे, ठीक है। तो SC2 जो है वो कंपाउंड पाया जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्या, गैलुसैक का नियम। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा गैलुसैक का नियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, GAY, गे, और लुसैक, ठीक है, LUSSACS, गैलुसैक्स, ठीक है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, कंबाइनिंग, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक। तो देखिए गैलुसैक का नियम क्या कहता है, ठीक है, तो इसको तो 1808 में गैलुसैक नहीं दिया था जैसा कि इसमें दिया गया है, तो ये 1808 में गैलुसैक के द्वारा
दिया गया था। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि जब परस्पर गैसें रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतनों में एक सरल पूर्णांक का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई दो गैसें हैं और आपस में क्रिया करके वो गैस ही उत्पाद बना रही हैं तो उनमें क्या होगा, एक सरल अनुपात में होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं H2 हुआ, आप प्लस में क्या हुआ, Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या बना लेगा, 2HCl। ठीक है, और ये भी किस रूप में होगा, गैस के रूप में, ये भी गैस के रूप में और ये भी गैस के रूप में। ठीक है, तो जब दो गैसें परस्पर अभिक्रिया करती हैं और गैसीय उत्पाद बनाती हैं तो उनमें परस्पर क्या होगा, एक जो अनुपात है वो सरल गुणांक क्या बोलते हैं, सरल पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, उनके आयतनों का, जैसे इसमें आयतन है क्या, तो इसमें 1 मोल इसका 1 मोल इसका, यानी ये 2 मोल जो है अभिकारक, तो इसमें भी 2 मोल जो है क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे अगर बात कर देते हैं 2H2 प्लस में O2 तो ये बना लेता है 2H2O। ठीक है, तो ये भी अगर गैस के रूप में है, ये भी गैस के रूप में है, ये भी गैस के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग गर्म करेंगे तब। तो इसमें भी क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो है 2 मोल क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, 2 मोल ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, तो ये 2 मोल जो क्या बना रहा है, जलवाष्प बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गैलुसेक का नियम जो है हम लोग देख सकते हैं। एक और नियम इसमें बचता है, ठीक है, 6वां, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, एवोगैड्रो का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को एक थोड़ा सा सूचना बता देते हैं कि प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जो है ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए और अच्छे से अच्छे जो है ज्ञान का अर्जन कीजिए। ठीक है, और आपको विधिवत जो है मतलब पूरा सिस्टमेटिक आपको केमिस्ट्री का नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और इससे आप निश्चिंत रहिए, एकदम अच्छे से ज्ञान लीजिए और साथ में पढ़ करके कुछ बनिए। और हमारा भी जो है आप सहयोग करते रहिए, कम से कम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो देखिए एवोगैड्रो का नियम ये कहता है, ठीक है, इस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर, ठीक है, सभी गैसों के समान आयतन में, ठीक है, उसके अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, देखिए यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसों का आयतन, ठीक है, गैसों का आयतन, ठीक है, इज डायरेक्टली समानुपाती होता है गैसों के अणुओं की संख्या के, अणुओं की संख्या के। ठीक है, मैंने ये जो है दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, अर्थात गैस का आयतन बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर देते हैं, यहाँ पे बीकर ले लेते हैं या कोई बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम बात कर देते हैं, इसमें अगर 1 लीटर क्या ले लें, अमोनिया ले लें NH3, 1 लीटर क्या ले लें, O2 ले लें, ठीक है, और यहाँ 1 लीटर N2 ले लेते हैं और 1 लीटर क्या ले लेते हैं, CH4 ले लेते हैं और 1 लीटर जो है ले लेते हैं इथेन गैस, मैंने C2H6, ठीक है, एथेन गैस। ठीक है, तो देखिए ये सभी गैसें हैं, ठीक है, और उन सबका जो आयतन हमने क्या लिया है, 1 लीटर लिया है। ठीक है, तो यदि मान लो 50 मोल अगर हैं, ठीक है,
तो इसके भी 50 मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 50 मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 50 मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी 50 मॉलिक्यूल होंगे। मतलब यहाँ पे एवोगैड्रो ने ये बताया था कि उसका अगर आयतन हम समान लेंगे तो कन्फर्म जो है उसके अणुओं की संख्या भी क्या होगी, एक समान होगी, अगर समान ताप दाब रहेगा तब। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इन सब में सबका तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली जो है रूम टेम्परेचर पर ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सबका तापमान एक समान है, सबका दाब एक समान है, ठीक है, तो उस केस में अगर इनका आयतन भी अगर समान होगा तो उनके अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये वीडियो जो है समाप्त करते हैं, बहुत लंबी हो गई, ठीक है। और चूँकि इस समय जो है वाईफाई का सुविधा न होने की वजह से, मोबाइल नेटवर्किंग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत लंबा वीडियो नहीं मिल पाएगा और आप लोग जो है ठीक है प्रयास कर रहे हैं क्वालिटी अच्छी देने की, ठीक है। तो जैसा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कहीं से कोई दिक्कत हो रही है तो, ठीक है, ज़रूर उसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी यूट्यूब पे नए आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी थोड़ा हौसला मिले, ठीक है। और ठीक है, आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।